मैं संदीप मील है और मैं आपको मंटो की कहानी 10 रुपये सुनाऊंगा। वह गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ उसे चाल में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बैठा कर और बाहर वाले से चाय लाने के लिए कहकर वह चाल की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, मगर जाने वह कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज दी, ए सरिता सरिता, मगर वह संडास में तो थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब सरिता को पेचिश की शिकायत भी नहीं थी कि दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था। वह बाहर गली के उस नुक्कड़ पर जहां कचरे का ढेर पड़ा रहता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रों तरदूद से आजाद थी। उसकी माँ बहुत मुतफकीर थी। वह किशोरी को अंदर खोले में बिठा आई थी। किशोरी ने कहा था, 3 सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े हैं, सरिता कहाँ गायब हो गई है? मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते नहीं। ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में 1-2 बार मोटी आसामी ले आता है, वरना ऐसे मोहल्ले में जहां पान की पीकू और जली हुई बीड़ियों की मिली जुली बू से किशोरी खुद घबराता हो, वहां भला सेठ लोग कैसे आ सकते हैं? किशोरी होशियार है, इसलिए वह किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाता है। वह उन लोगों से कह दे दिया करता है कि साहब, आजकल जमाना बड़ा नाजुक है, पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मुझ पर भी एक केस चल रहा है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। सरिता की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वह नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदेवी बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। सरिता की माँ ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई है, बस आज मुझे मिल जाए, वह 4 चोट की मार मारो कि बंद बंद ढीला हो जाए। लोटा की लोटा हो गई है, पर सारा दिन लोंडों के साथ कुदकड़े लगाती रहती है। रामदेवी बीड़ियों के पत्ते काटती रही। उसने सरिता की माँ को कोई जवाब न दिया। सरिता की माँ ने रामदेवी से खास तौर पर कुछ पूछा ही नहीं था। वह तो बस यूं ही बड़बड़ाती हुई रामदेवी के पास से गुजर गई थी। आमतौर पर यही होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था, और वह रामदेवी को, जो सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफेद धागे लिपटती रहती है, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात वह चाल की सारी औरतों से कहा करती, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू के साथ ब्याह करूंगी, इसलिए तो उससे कहती हूँ कि कुछ पढ़ लिख ले। पास ही म्यूनिसिपालिटी के ने एक स्कूल खोला है, सोचती हूँ कि उसमें सरिता को दाखिल करा दूं। बहन, इसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी हो। इसके बाद वह एक लंबी आह भरकर अपने मरे हुए शोहर का किस्सा छेड़ देती, जो चाल की हर औरत को जबानी याद था। सरिता की माँ की बात तो जाने दीजिए। अगर रामदेव से पूछा जाता कि जब सरिता के बाप को, जो रेलवे में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ था, रामदेव फौरन बता देती कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भर आया था। वह साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, तुम मुझ पर रौब नहीं जमा सकते हो। देखो, अगर फिर गाली दी तो तुम्हारी दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा। बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया और उसने एक और गाली दे दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में साहब की गर्दन पर ऐसी दौड़ जमाई कि साहब का टोप 10 गज परे जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वह बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूंटू से इस जोर की ठोकर मारी कि सरिता के बाप की तिल्ली फट गई और वही लाइनों के पास गिरकर उसने जान दी थी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और साहब से पूरे 500 रुपए सरिता की माँ को दिलवाए। मगर सरिता की माँ की किस्मत बुरी थी, उसको सट्टा की चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की माँ की जबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि कहानी सच है या झूठ। चाल में किसी आदमी को भी सरिता की माँ से हमदर्दी न थी,
शायद इसलिए कि वह सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे, कोई किसी का दोस्त नहीं था। शायद उस बिल्डिंग में अक्सर ऐसे आदमी रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे कि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। उस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे में दिलचस्पी न थी। चाल में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की माँ अपनी जवान बेटी से पैसा कराती है। जब वह कहा करती मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, तो कोई उसको झुठलाने की कोशिश न करता था कि वह किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदी ही न थे। बस एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह सवेरे नल के पास तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था और सरिता की माँ तुकाराम की बीवी को पुकारते हुए बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुँहे गंजे को तो तू संभाल के क्यों नहीं रखती? परमात्मा करे ये दोनों आंखों से अंधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नजरों से देखा है। सच कहती हूँ, एक रोज ऐसा फसाद होगा कि तेरी इस गंजी सौगात का मारे जूतों के सिर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, पर यहाँ इसे भले मानसू की तरह रहना होगा, सुना तूने? और तुकाराम की भेंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई थी। खबरदार मुई चुड़ैल, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला, ये तेरी सरिता तो होटल के छोकरों से भी आंख मिचोली खेलती है। और तू क्या हम सबको अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरी सरिता आए दिन बंद संवर के बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत वाली, जा जा दूर दफार हो यहाँ से। फिर सरिता की माँ ने बहुत जोर देकर नफरत भरे लहजे में कहा था, और वह तेरा यार घासलेट वाला 2-2 घंटे उसे खोले में बिठाकर क्या तू उसका घासलेट सुनती रहती है? तुकाराम की भेंगी बीवी के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थी, और ये बात तो खास तौर पर सब लोगों को मालूम थी कि जब घासलेट वाला आता है तो वह उसे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तुकाराम की बीवी से सरिता की माँ की बोलचाल ज्यादा देर तक बंद न रही थी, और फिर दोनों का आपस में समझौता हो गया था कि एक रोज रात को सरिता की माँ ने तुकाराम की बीवी को धूप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था, और दूसरे रोज रात को तुकाराम की बीवी ने सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया था। सरिता की माँ बड़बड़ाते हुए सरिता को इधर उधर खोज रही थी कि सामने से तुकाराम की बीवी आ गई। सरिता की माँ ने पूछा, तूने कहीं सरिता को तो नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने भेंगी आंखों से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घूरे के पास पनवाड़ी की लोंडिया के साथ खेल रही है। फिर उसने आवाज धीमी करके पूछा, अभी भी किशोरी ऊपर गया था, क्या तुमसे मिला? सरिता की माँ ने इधर उधर होले से कहा, ऊपर बिठा आई हूं, पर ये सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है। कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं, बस दिन भर खेलती कूदती रहती है। ये कहकर वह तेजी से घूरे की तरफ बढ़ी, और जब वह सीमेंट की बनी हुई मूर्ति के पास पहुंची तो उसे देखकर सरिता फौरन उठ खड़ी हुई। सरिता के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार पैदा हो गए। उसकी माँ ने उसका बाजू पकड़ते हुए और उसे खींचते हुए खुश आलूद लहजे में कहा कि चल चल घर चल कर मर, तुझे तो सिवाय उछल कूद के और कोई काम ही नहीं। फिर रास्ते में उसकी माँ ने होले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को लाया, चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वह नीली जारजेट की साड़ी पहनी हो, और देख ये तेरे बाल बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, कंगीमा कर दूंगी। ये सुनकर कि कोई मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी मोटर से। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे बढ़ती हुई खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा के तमांचे पड़ते तो उसके दिल में एक नाकाबिले बयान मसरत उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर से एक हवाई चक्कर दिखाई देती और वह समझती कि वह खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होगी, मगर उससे में बपना 13 बरस की लड़कियों का सा था। वह औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ उठपटांग खेलों में मसरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो। मिसाल के तौर पर वह गली की काली
लुक-फिरी सड़क पर खटिया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वह इस इन्माहक से मसरूफ रहती थी जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बंगी लकीरें अगर न खींची गई तो आम तो रफ्त बंद हो जाएगी। कभी कभी खोली से पुराने टाट उठाकर अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उन टाटों को फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और फिर उन टाटों पर बैठे रहने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी, रंग उसका स्याह माइल गंदुमी था। बंबई के मुरबत मौसम के बायस उसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी। उसके पतले पतले होंठों पर जो चिक्कू के छिलके दिखाई देते थे, हर वक्त खफीफ सी लर्जिश तारी रहती है और ऊपर के होंठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कम कपाती रहती थी। उसकी सेहत अच्छी थी कि गजालत में रहने के बावजूद उसका जिस्म सुडौल और मुतनासिब था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है। जब वह सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलती थी और जब उसकी मेली घघरी ऊपर को उठ जाती थी तो कई राह चलते मर्दों की निगाहें उसकी पिंडलियों के ऊपर उठ जाती थी, जिसमें जवानी के हमले के बायस ताजा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। उन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी, मसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन संगतरों के छिलके याद आ जाते थे जिनके छोटे छोटे खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ऊपर की तरफ उठकर आंखों में घुस जाया करता है। उसकी बाहें भी सुडौल थी, कंधों पर उनकी गोलाई मोटे और बड़े बेढप तरीके से सिली हुई ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थी। उसके बाल बड़े घने और लंबे थे, उनमें से खोपरे के तेल की बू आती रहती थी। वह अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी कि खेल कूद के दौरान में उसकी चोटी उसे बहुत तकलीफ दिया करती थी, जो एक मोटे कोड़े की मानिंद उसकी पीठ को थपकती रहती थी। उसे अपनी चोटी को मुख्तलिफ तरीकों से काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्र तरदूद से आजाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम काज करती थी। हाँ, सुबह को सरिता को 2 बाल्टियां पानी से भरकर अंदर रख देती और शाम को हर रोज लैंप में 1 पैसे का तेल भरवा लाती। कई वर्षों से वह ये काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। हर शाम आदत के बायस खुद ब खुद उसका हाथ उस प्याली की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े होते और फिर वह लैंप उठाकर नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4 या 5 बार जब किशोरी सेठ लोगों को लिया आता था तो सेठ लोगों के साथ होटल में या कहीं अंधेरे मकामों पर जाने को वह तफरी ख्याल करती थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर नहीं किया था। वह समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घरों में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और उन्हें भी सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा और रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर या जूहू की गीली रेत पर जो कुछ होता है सबके साथ होता होगा। एक बार उसने अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई है, उसको भी मेरे साथ भेज दिया करो ना। ये सेठ लोग मुझे अंडे खाने को देते हैं, शांता को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसकी माँ ने गोलमाल बात कही थी, हाँ हाँ उसको भी किसी रोज तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसकी माँ तो पूना से वापिस आ जाए। और दूसरे रोज उसने शांता को, जो उस वक्त संडास से निकल रही थी, ये खुशखबरी सुनाई थी, तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। फिर उसने पिछली रात की बात शांता को कुछ इस तरीके से सुनाना शुरू की जैसे उसने कोई बहुत ही प्यारा सपना देखा। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, सरिता की बातें सुनकर कुछ ऐसा लगा था जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हों। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसको तसल्ली नहीं हुई थी और उसने सरिता का बाज खींचकर कहा था, चल नीचे चलते हैं, वहां बातें करेंगे। फिर वे दोनों मूर्ति के पास जाकर गिरदारी बनिए ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मेले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे। उस पर बैठकर देर तक कंपकपी पैदा करने वाले बातें करती रहती थी। धोती के पर्दे के पीछे सरिता नीली जारजेट की साड़ी पहन रही थी और साड़ी के मस ही से उसके बदन में गुदगुदी हो रही थी।
मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेट कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और इस किस्म के दूसरे सवाल उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए इसने एक दो मर्तबा ये जरूर सोचा कि ऐसा ना हो मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर रुक जाए। फिर एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे कि उसमें आमतौर पर लोहे की दो चारपाइयां इस तौर पर बिछी होती हैं, वो या उन पर जी भर के सोने की इजाजत नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जारजेट की साड़ी पहनी और शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, जरा देखो पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतजार किए बगैर वह लकड़ी के उस टूटे हुए बक्स की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटकाने के बाद दोहरी होकर उसने गालों पर पाउडर मला। फिर जब सुर्खी लगाकर वह बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर उसने किशोरी की तरफ दांत तलब निगाहों से देखा। 100 रंग की नीली साड़ी में होठों पर बेतरतीबी से सूखी की धड़ी जमाए और सांवले गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले हुए मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हो रही थी जो दिवाली के दिनों में खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई दिया करता है। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें करना, जो कुछ वह कहे मान लेना। ये सेठ जो है बड़े आदमी है, मोटर इनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातिब होकर उसने कहा, अब तू जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब से खड़े राह देख रहे होंगे। दूसरे ही लम्हे किशोरी और सरिता गली में थे। बाहर बड़े बाजार में जहां एक कारखाने की लंबी सी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रंग की मोटर यहाँ पेशाब करना मना है कि छोटे से बोर्ड के पहलू में खड़ी थी और मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वह मोटर को आगे कहाँ ले जाते कि दीवार भी दूर तक चली गई थी और पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ पर उस नौजवान को जो मोटर का हैंडल था में बैठा था किशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई वह आ गए। वह रहा किशोरी और उसने गली के मोड़ की तरफ निगाहें जमाए रखी। अरे ये तो बिल्कुल छोटी सी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई वो नीली साड़ी में। और जब किशोरी और सरिता मोटर के पास पहुंच गए तो पिछली सीट पर बैठे 2 नौजवानों ने सीट के दरमियान में से अपने अपने हेड उठा लिए और जगह बना दी। किशोरी ने आगे बढ़कर मोटर का पिछला दरवाजा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद किशोरी ने उस नौजवान से जो मोटर का हैंडल थामे हुए था कहा, माफ कीजिएगा जरा देर हो गई, ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी तो। उस नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और फिर किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन उसने मोटर की खिड़की में से अपना सिर बाहर निकाला और होले से कहा, शोर वोर तो नहीं मचाएगी ना? किशोरी ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ आप मुझ पर भरोसा रखिए। उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए, जाओ ऐश करो। किशोरी ने सलाम किया और नौजवान ने मोटर स्टार्ट कर दी। शाम के 5 बज रहे थे। बंबई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा थी। सरिता खामोशी से 2 नौजवानों के बीच में दुबकी सी बैठी हुई थी। बार बार वह अपनी रानों को जोड़कर उन पर अपने हाथ रख देती। वह कुछ कहते कहते रुकी सी जाती। शायद वो मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती, सेठ जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, यूं तो मेरा दम घुट जाएगा। बहुत देर तक किसी ने कोई बात न की। अगली सीट पर बैठा नौजवान मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान दाएं और बाएं कोनों में सिमटे अपने अपने अचकनों में वह इजराब छुपाते रहे जो अब की दफा एक जवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी जवान लड़की जो कुछ वक्त के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वह बिला खौफ खतर छेड़छाड़ कर सकते थे। वह नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में कयाम पीजिर
था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंगों नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद से उसके दो दोस्त आए हुए थे और उनमें से एक, जिसका नाम शहाब था, बंबई में पूरी तरह सैरो तफरी करना चाहता था और उसी के लिए किफायत ने, यानी मुंबई में कयाम पीजिर मोटर के मालिक ने अजराहे दोस्त नवाजी किशोरी के जरिए सरिता हासिल कर ली थी। दूसरे हैदराबादी दोस्त अनवर में अखलाकी जरूरत कम थी, इसलिए वह मारे श्रम के किफायत से ये न कह सका कि उसके लिए भी एक हो जाए। किफायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था कि किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी कहीं से निकाल कर लाया था। इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक सरिता में दिलचस्पी न ली थी, शायद इसलिए कि वह एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। शायद मोटर चलाने के साथ साथ वह सरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर पीछे रह गया और मोटर मुजाफात की एक सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वह दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया। उसके अंदर बिजलियां सी दौड़ गई और वह सरतापाब हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगी, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कंपकपाने लगी और वह अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब शहाब और अनवर भी आराम महसूस कर रहे थे कि शहाब ने, जो सरिता पर अपना हक समझता था, होले से अपना बाजू उसकी कमर में आहिल करना चाहा तो एकदम सरिता की गुदगुदी उठी और वह तड़प कर अनवर पर जा गिरी। फिर पीली मोटर की खिड़कियों में से बाहर उछलकर दूर तक पीछे की जानिब उसकी हंसी लुढ़कती चली गई। शहाब ने एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो वह दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर कोने में दुबका पड़ा बैठा रहा और अपने मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शौक रंग भर गए। उसने किफायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लोंडिया है। यह कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भर ली। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का कान होले से मरोड़ दिया, शायद इसलिए कि वह उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कहकहे उबलने लगे। किफायत बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था, हालांकि उसे अपने सामने लगे छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कहूं के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार तेज कर दी। सरिता का जी चाहा कि वह बाहर सामने मोटर के मुंह पर बैठ जाए, वहां जहां हवा के टकराव से कांपती हुई परी फंसी पड़ी थी। वह आगे की तरफ झुकी हुई थी। साहब ने उसे छेड़ा तो संभलने की खातिर उसने किफायत के गले में अपनी बाह इमाइल कर दी। किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी उसके जिस्म में दौड़ गई और वह फांद कर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफायत से पूछा। मेरा नाम, किफायत ने कहा, मेरा नाम किफायत है। ये कहकर उसने 10 रुपए का एक नोट सरिता के हाथ में थमा दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो न दी और नोट अपनी चोली में उड़स कर बच्चों की तरफ खुश होकर कहा, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि कोई जो कुछ बुरा है अच्छा हो जाए और फिर ऐसा हो कि मोटर तेजी से दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि गाये उसकी किफायत की टाई छोड़ दी और गाना शुरू कर दिया। तुम्हें ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर में फिल्मी गीत गाती रही, फिर एकदम पिछली सीट की तरफ घूम गई और अनवर को गुमसुम कर देख कर कहने लगी, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहती हुई उचक कर पिछली सीट पर चली गई और फिर शहाब के बालों में अपनी अंगुलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाए। तुम्हें याद है वह गाना जो देविका रानी ने गाया था, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे। देविका रानी कितनी अच्छी है। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। देविका रानी और उत्सव कुमार पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया बन बन के डोलूं रे, और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे। शहाब ने अपनी बद्दी आवाज बुलंद की, मैं बन का पंछी बन के बन बन डोलूं रे। और फिर बाकायदा
ड्यूएट शुरू हो गया। किफायत ने हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया, सरिता ने तालियां बजाना शुरू कर दी। सरिता का बारीक सुर, शहाब की पटी हुई आवाज, हॉर्न की पों पों, हवा की शान शान और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गए। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था। इन सबको खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वह दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने ख्वामख्वाह अपने को कैद कर रखा है। उसके बाजू में हरकत पैदा हुई, उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां ली और वह सरिता, शहाब और किफायत की शोर अफसा खुशियों में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सिर पर से उसका हेट उतार कर अपने सिर पर रख लिया, जो बेंदियानी में अनवर ने पहन लिया था, ये देखने के लिए कि हेट उसके सिर पर कैसा लगता है। सरिता उछटकर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना हेट से ढका हुआ सिर और चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा, क्या मोटर में शुरू ही से हेट पहनने बैठा है। सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा, अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर तुम्हारी ऐसी टाई लगा लूं तो क्या मैं पूरा साहब न बन जाऊंगी। किफायत की समझ में कुछ न आया कि वह क्या कहे क्या करे। उसने यूं ही अनवर से कहा, अनवर वल्लाह तुम मेरे सुगध हो। अनवर ने महसूस किया कि वह वाकई बड़ा सुगध है। किफायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम, सरिता ने हेट के फीते को अपने ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा, मेरा नाम सरिता है। शहाब पिछली सीट से बोला, सरिता तुम लड़की नहीं फूलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा मगर कुछ कह न सका। सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया, प्रेम नगर में बनाऊंगे घर में तज के सब सनार सनार। किफायत और शहाब के दिल में बैक वक्त ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वह सुगंध नहीं है तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब सना के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी ढीली चोटी की गिरफ्त से अब आजाद हो गए थे, यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा हो। वह खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर फिर खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हुआ कि सबको थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही है एकाएक थम गई। किफायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाओ। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मोरे अंगना में आए आली मचाल चलो मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चल रही थी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समंदर से आने वाली हवा खुनकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी तो सरिता ने हैट उतार कर सीट पर रख दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फिर उसने साहिल के साथ साथ बेमकसद दौड़ना शुरू कर दिया। किफायत और शहाब भी दौड़ने लगे। खुली फजा में बेपया समंदर के पास ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ न सकी कि वह क्या चाहती है। उसका जी चाह रहा था कि बैक वक्त फजा में घुल जाए, समंदर में फैल जाए, इतनी ऊंची उठ जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देख सके, साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो, वही उड़ाने, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पोंपों। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने की तैयारी करने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन ली। ठहरो मैं डालती हूँ। उसने इस तरह गिलास में बियर उड़ेली कि झाग ही झाग पैदा हो गए। वह यह तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सांवले सांवले झागों में उसने अपनी एक अंगुली डुबोई और अपने मुंह में डाल ली। जब कड़वाहट महसूस हुई तो बुरा मुंह बनाया। किफायत और शहाब बेअख्तियार हंस पड़े। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गई और कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गई। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार निगाहें जमाकर सरिता की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि वह बियर की बनी हुई है। उसके सांवले गाल समंदर की नम आलूद हवा के मश से गीले हो रहे थे। वह बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समंदर का सारा पानी बियर बन जाए और वह उसमें गोते लगा दे। सरिता उसमें अब मोटर चलाए।
सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रही और वे सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे, वही मुसलसल पोंपों शुरू हो गई, वही सरिता के गाढ़ा धुआं से बाल बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही और सरिता गाती रही। वह पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान बैठी हुई थी। अनवर ऊँग रहा था। उसे शरारत से शहाब के बालों में अपने दाएं हाथ की अंगुलियों से कंघी करना शुरू कर दी और वह उसके देखते देखते सो गया। उसने अनवर की तरफ रुख किया तो उसे भी सोया हुआ पाया। वह दोनों के बीच में से उठकर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर होले से कहने लगे, आपके दोनों दोस्तों को सुला आई हूँ, अब आप भी सो जाइए। किफायत मुस्कुराया, फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई, अपने आप चलती रहेगी। फिर वह बाजार आ गया जहाँ किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। फिर वह दीवार आ गई जहाँ यहाँ पेशाब करना मना है का बोर्ड लगा हुआ था। सरिता ने कहा, बस यहाँ रोक लो। मोटर रुकी ही थी और पेशतर इसके कि किफायत कुछ सोच सकता या कह सकता, सरिता मोटर से बाहर निकल चुकी थी। उसने इशारे से सलाम किया और गली की तरफ चल दी। किफायत हैंडल पर हाथ रखे हुए सरिता को जाता हुआ देख रहा था और साथ ही अपने जहन में सारी शाम को ताजा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुक गए। वह मुड़ी उसकी तरफ बढ़ी, करीब पहुंची और चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर उसने किफायत के पास शीट पर रख दिया। किफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और कहा, सरिता ये क्या? ये रुपए? लेकिन किस बात के? ये कहकर वह फुर्ती से दौड़ गई। किफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया। फिर उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरफ पड़े हुए थे। धन्यवाद।